घर में फैमिली फंक्शन होने की वजह से प्रशांत को अगले 15 दिन छुट्टी पर जाना है और जाहिर सी बात है छुट्टी पर जाने से पहले उसके पास इस पूरे हफ्ते बहुत काम होगा, इतना ज्यादा कि वो चाहकर भी ये समझ नहीं पा रहा कि शुरुआत कहाँ से करे। उन्हें खत्म करना तो दूर की बात है। प्रशांत के काम की ये समस्या मुझे हमारे रोजमर्रा की समस्या की याद दिला रही है, क्योंकि हम में से हर कोई इस बीच मझधार में सैकड़ों बार ऐसे फंसा होगा जहाँ या तो उसने छुट्टियां एंजॉय की होगी या फिर छुट्टियों पर जाने से पहले बिना रुके गधा मजदूरी, मतलब कि गधों के जैसे काम किया होगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन से प्रशांत को या प्रशांत जैसे किसी भी इंसान को बचाने का क्या सोल्यूशन होगा? टू डू लिस्ट, है ना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये लिस्ट ऐसी लिस्ट है जो बस बनकर रह जाती है। इसके मुताबिक शायद ही कभी कोई काम करता होगा। हालांकि इस लिस्ट को बनाकर रखना एक अच्छी आदत है, लेकिन हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसे बनाने के बाद भी जरूरी कामों को प्रायोरिटी पर रखना भूल जाते हैं और फिर बदले में उनके हाथ लगता है प्रोक्रास्टिनेशन। बड़ा फैंसी सा सुनाई देने वाला ये टर्म कुछ और नहीं, बस हमारे काम को टालने की बुरी आदत है। क्योंकि आजकल के बिजी लाइफ में कहने को तो हम ज्यादा कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी अपने जरूरी कामों को करना भूल जाते हैं। फिर हम अपने कामों को इस हद तक टाल देते हैं कि वो जैसे का तैसा ही पड़ा रह जाता है। पर आखिर क्यों करते हैं हम ऐसा? हमें तो पता होता है ना कि ये काम हमें आज नहीं तो कल करना ही होगा। दरअसल इसके पीछे छुपी है एक साइंटिफिक वजह। क्या और कैसे रोक सकते हैं प्रशांत जैसे बाकी सब भी प्रोक्रास्टिनेशन को? जानने के लिए आपको सुनना होगा गेट इट डन की ये ऑडियो बुक। इस ऑडियो बुक में ऑथर माइकल मोर ने न सिर्फ प्रोक्रास्टिनेशन के पीछे साइंस को बताया है, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ में कुछ चीजों की फेरबदल करके इसे होने से रोक सकते हैं। यही नहीं, माइकल मोर ने इस ऑडियो बुक में हमें टू डू लिस्ट बनाने का सही फॉर्मूला भी बताया है, जिससे कि हमारी लिस्ट महज लिस्ट बनकर न रह जाए, बल्कि हम सभी उसमें लिखे गए हर काम को पूरा कर को डालना हर किसी की आदत में होता है, या यूं कहे कि इंसान का स्वभाव होता है। जब मैं हाई स्कूल में थी तो मैं किसी भी तरह से ऐसे लिखने से बचती थी। जब मुझे इसे लिखना चाहिए था उस समय मैं इससे बचने के लिए समय ना होने या इससे भी जरूरी काम होने के जैसे बहाने बनाया करती थी, और जब मुझे इसे मेरे टीचर को दिखाना होता था उससे कुछ घंटे पहले मैं जल्दी जल्दी ऐसे को पूरा करती थी। इन सब कारण की वजह से मुझे टेंशन होता था, मेरी नींद गायब हो जाती थी। कभी कभी तो मैं सुबह 8 बजे का नाश्ता भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो हाई स्कूल के दिनों में मैंने इसमें सुधार किया। हालांकि मेरे दोस्तों की तरह मेरे आलस में सुधार नहीं आया। उन दिनों अक्सर हम इंटरनेट ब्राउज करने, सोशल मीडिया में उलझने या दोस्तों से बात करने जैसे कुछ लम्हों की खुशी के लिए काम को टाल देते थे, जिसकी वजह से हमारे ऊपर काम का बोझ ज्यादा हो जाता था। जबकि अगर हमें खुद को खुश करना है तो हमें खुद को इस तरह काम को लंबे समय तक टालने की आदत से दूर होकर अपने काम को करना होगा, जिससे बाद में हम अपने लिए समय निकाल सकें। किसी काम में देरी का मतलब इस बात से समझ सकते हैं कि किसी काम को ये जानते हुए डालना कि इस काम को करना है। जब हम इस तरह से किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये किसी काम को पूरा करने में आने वाला आलस या मोटिवेशन की कमी है। हालांकि कभी कभी काम को टालना भी समझदारी भरा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको जिम जाना है और बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद काम से छुट्टी मिल जाती है तो काम के तुरंत बाद जिम जाने में देरी करने से आप ट्रैफिक में फंसने से बच सकते हैं, या उन सभी लोगों के साथ आप भी इक्विपमेंट के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो इस तरह की देरी आपकी देरी से हुई निराशा को करने के साथ फिट रहने में भी मदद करेगा। लाइफ में कई बाकी चीजों की तरह देरी भी हमारी लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट डाल सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए अब नेगेटिव असर डालने वाली देरी के बारे में जानें, जो अक्सर हमारी लिस्ट को खत्म कर देता है। लोगों के काम में देरी करने का एक रीजन ये भी है कि वो तुरंत सेटिस्फाइड करने वाले कामों को खोजते हैं। हम ऐसे कामों को करने में बिल्कुल देरी नहीं करते हैं जिसके बाद तुरंत हमें उसका इनाम मिलने वाला हो। हम सभी इस तरह के कामों को पूरा करने के बारे में ज्यादा सोचते हैं और इसे पूरा करके अच्छा महसूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, बहुत से लोग छोटे और जल्दी हो जाने वाले कामों को पहले करना पसंद करते हैं। इससे उनकी लिस्ट से कामों की गिनती कम हो जाती है और वो सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। लोगों ने सदियों से ऐसी मेंटालिटी बना रखी है कि जल्दी सेटिस्फैक्शन देने वाले काम फ्यूचर में मिलने वाले इनाम से ज्यादा बेहतर होते हैं, और यही रीजन है जिस वजह से हम उन कामों को टाल देते हैं जिनमें ज्यादा समय लग सकता है या जिन्हें पूरा करने में कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, जिससे फ्यूचर के गोल को पूरा करने और प्राइज पाने की हमारी एबिलिटी कम होती जा रही है। क्योंकि ये हमारे नेचर में है कि हम ऐसे कामों से बचते हैं जो फालतू है या जिनका रिजल्ट देर से मिलता है। इस प्रकार की आलस से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी से जल्दी उस काम को शुरू करना और फिर उसे पूरा करना। बैठे बैठे अगर सिर्फ हम सोचते रहते हैं और किसी काम को शुरू करने से डरते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए इसे शुरू करना और पूरा करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये डर नाराजगी और दुख को जन्म देगा। हमारे कामों को टालने की आदत से बचने के लिए आप काम को छोटे छोटे भाग में बांटकर शुरू करें, जिससे कि आप आसानी से उन्हें। लेकिन हम क्यों करते हैं प्रोक्रेस्टिनेट? जैसे कि हमने पहले बताया, कुछ लोग देरी करने की आदत को आलस की तरह देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल स्टडी से पता चला है कि ये बस इतना ही नहीं है, ये इससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है, क्योंकि पुराने समय से ही टालम टोल करने की आदत को बुरी आदतों में गिना जाता है। स्टडी से पता चला है कि जो लोग बार बार टालम टोल करते हैं
वे असल में किसी और ज्यादा डराने वाली चीज से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। बार बार टाले जाने वाले कामों के ऊपर किए गए रिसर्च से पता चलता है कि जिन कामों को हम अक्सर टाल देते हैं वो ऐसे काम होते हैं जिनको हम कठिन, बोर करने वाला या तकलीफ पहुंचाने वाला बताते हैं। साफ साफ कहीं तो जो काम हमें पसंद नहीं है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये समझ में आता है कि जब भी हम कुछ करने से डरते हैं तो हम उस काम के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं, और ऐसा करते हुए हम उसे लंबे समय के लिए टाल देते हैं। सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक द 5 सेकंड रूल के राइटर मेल रॉबिन्स का कहना है कि मेरे हिसाब से देरी का वर्क प्लानिंग या एबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नेचर है जिसका मेन गोल हमें स्ट्रेस से बचने में मदद करना है। आमतौर पर हम जो टाल रहे हैं वो हमारी लाइफ में एक स्ट्रेस का कारण है, और हम इस स्ट्रेस से बचना चाहते हैं। हम जो स्ट्रेस महसूस करते हैं उसके लिए हमारा दिमाग सिर्फ आसान शॉर्टकट की खोज में रहता है। हम इससे बचने की कोशिश करते हैं और थोड़े समय के सेटिस्फैक्शन के लिए अपना ध्यान भटकाते हैं। अगर इसे हम हमारे डेवलपमेंट के साथ जोड़कर देखें तो हमारा डीएनए सदियों से ऐसे माहौल में डेवलप हुआ है जहाँ स्ट्रेस एक हेल्पिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो हमें उन चीजों से बचने में मदद करता है जो हमारे जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी को खतरे में डाल सकती है। इमेजिन कीजिए कि कुछ भूखे आदमी मानव शिकार करने जाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी गुफाओं के बाहर कुछ बड़े दांतों वाले बाघों को छिपते हुए देखते हैं। ऐसे में इस बात की पूरी गुंजाइश है कि ये स्ट्रेस गुफाओं में रहने वाले लोगों की शिकार करने की इच्छा को खत्म कर देता है, और वो गुफा में रहने और शिकार करने के बजाय दीवार पर कुछ अच्छे चित्र बनाने का निर्णय लेते हैं। आज जिसे हम प्री हिस्टोरिकल आर्ट के रूप में देखते हैं वो वास्तव में प्री हिस्टोरिकल देरी का रिजल्ट था। जाहिर है सोमवार के लिए होमवर्क पूरा करना बड़े दांत वाले बाघ जितना बड़ा मरने जीने का मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारा डीएनए ये नहीं जानता है। वो बस यही याद रखता है कि स्ट्रेस का मतलब खतरा, मतलब थोड़ा रुको, डटे रहो, और हम इसे मान लेते हैं। इसीलिए जब आप खुद को काम करने में देरी करते हुए पाएं तो अपने आप पर ज्यादा गुस्सा ना हो। यह आपके पर्सनालिटी के बारे में कुछ नहीं बताता है। अगर आप किसी भी तरह से काम को टाल रहे हैं तो कम से कम उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें। जब आप ऐसा कर रहे हो तो अपने आप से कुछ सवाल पूछें, जैसे कि क्या मेरा स्ट्रेस किसी वास्तविक खतरे या आने वाले खतरे के कारण है? अगर आने वाले खतरे की चेतावनी सही है तो मेरे साथ सबसे खराब सिचुएशन क्या हो सकती है? इस तरह के सवालों से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा स्ट्रेस आपको उस समय में काम को टालने के लिए उकसा रहा है। खुद से सवाल करना और ईमानदारी से जवाब देना इस बारे में जानने का पहला कदम है कि आप काम को क्यों टालते हैं। हालांकि टालम टोल एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हम स्ट्रेस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इस मॉडर्न दुनिया के आने वाले समय में हमारी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर सकता है। जब भी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है। टाल मटोल करने वाले लोग अपने कामों की लिस्ट को उन चीजों की तरह देखते हैं जो आपको करनी है, जबकि इस तरह की भावना आपको कमजोर करने वाली होती है, क्योंकि ये आपको आपके पर्सनल काम से दूर कर देता है। आमतौर पर लोगों को अच्छा लगता है जब वो अपनी लाइफ के बारे में ऑप्शन खोज पाते हैं और डिसीजन ले पाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। जब हम अपने कामों को उन कामों की तरह से देखना शुरू करते हैं जिन्हें करने के लिए हमें मजबूर किया जाता है, तो हम चिंता के कारण उन कामों को करने से बचना चाहते हैं। अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके माता पिता ने आपसे कहा था कि तुम्हें अपने कमरे को साफ करना होगा, आप भी लाखों दूसरे लोगों की तरह इस काम के बारे में सोचकर रो रहे होंगे या करा रहे होंगे। जितना संभव हो सके इसे टालने की कोशिश कर रहे होंगे। हालांकि अगर आपके माता पिता ने आपको एक ऑप्शन दिया होता कि या तो अपने कमरे की सफाई करो या बर्तन साफ करो, तो आप एक काम को दूसरे काम से कंपेयर कर रहे होते और बिना आलस के एक काम चुन लेते, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसे आपने करना चुना था। अपनी टू डू लिस्ट को इस तरह से देखना बंद करने के लिए कि कौन सा काम करने लायक है और कौन सा नहीं, इसके लिए अपने काम के बारे में बात करने का तरीका आपको बदलना होगा। अपनी पर्सनल लैंग्वेज के साथ अपने दिमाग को पॉजिटिवली ये समझाने की कोशिश करें कि ये काम आपके लिए बहुत जरूरी है और फ्यूचर में जाकर आपको इससे फायदा होने वाला है। अपनी टू डू लिस्ट के बारे में बात करते समय मुझे करना है ऐसा कहने के बजाय मैं चुनता हूँ या मैं करूंगा कहें, और अंत में क्योंकि के साथ एक पॉजिटिव बात जोड़ें, जैसे कि ऐसा करना मैं इसलिए चुनता हूँ क्योंकि मैं इसमें बेहतर हूँ, या मैं अच्छा महसूस करूंगा, या मुझे खुशी होगी। मुझे पता है कि ये सलाह आपको भयानक लग सकती है, जैसे जब तक आप इसे पूरा नहीं कर लेते तब तक इसे बनावटी ही रहने दे। लेकिन लास्ट में हम जो भी काम करते हैं वो एक ऑप्शन होता है, और अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हमें हमारे काम को लेकर बेहतर महसूस कराने के लिए जरूरी है। मैं काम के एक्साइटमेंट के लेवल के बारे में नकली एक्साइटमेंट या खुद को धोखा देने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं हर कठिनाई के बाद आने वाले फायदे के बारे में बात कर रही हूँ। खत्म करने के बजाय शुरुआत करने पर ध्यान दें। अपने काम की लिस्ट को बनाए रखने और ना चाहने वाले कामों को निपटाने से जुड़ा ज्यादातर तनाव उस दबाव से आता है जो हम अपने ऊपर लिए गए कामों को पूरा करने के लिए डालते हैं। साइकोलॉजिकली अगर देखें तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। जब हम किसी चीज को पूरा करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम भविष्य में आने वाली अनजान और बहुत ही ज्यादा आइडियल चीजों से मोटिवेट होते हैं। हालांकि ये कुछ लोगों को काम पूरा करने के लिए
मोटिवेट भी कर सकता है, लेकिन ये कुछ लोगों में चिंता भी पैदा कर सकता है। किसी बड़े काम को शुरू करने और किसी पॉइंट ए से किसी अनजान पॉइंट बी तक पहुंचने का विचार भारी पड़ सकता है और इससे हमें तनाव, निराशा और यहाँ तक कि डिप्रेशन के साथ साथ और भी कई तरह का इमोशन महसूस होता है। वजन कम करने जैसे बड़े काम के बारे में सोचें। बहुत से लोग वजन कम करने के लिए मोटिवेट होते हैं और उनके पास अपना एक नजरिया होता है कि वो अपने तय किए हुए वजन पर कैसा दिखना और महसूस करना चाहेंगे। वजन कम करने की जर्नी के समय कभी कभी आपका सोचा हुआ लुक पाना मुश्किल लग सकता है, क्योंकि वर्कआउट और डाइटिंग के शुरुआती स्टेज में तरक्की में कमी देखी जा सकती है। अपनी डेली हेल्दी रूटीन में एक चूक उन्हें असफलता का एहसास करा सकती है और उन्हें गिल्ट ध्यान को भटकने से रोके। बहुत सारा काम और कोई खेलकूद का ना होना जैक को सुस्त लड़का बना सकता है, लेकिन कम से कम वो प्रोडक्टिव तो बनेगा। कहते हैं कि अगर आप घबराते हैं तो आप और भी देरी करते हैं। अगर आप खुद को भटकने से रोकना चाहते हैं तो आपको अपनी देरी करने की आदत को कंट्रोल में करना होगा, जिसकी वजह से आप अपना काम पूरा नहीं कर पाते हैं। अपने पूरे दिन में एक ऐसा समय निकालें जिसमें आप फोन कॉल, सोशल मीडिया जैसे ध्यान भटकाने वाली चीजों पर थोड़ा समय दें, जिससे आप अपना बाकी समय अपने काम पर फोकस करने में लगाएं। सोशल मीडिया आजकल के मॉडर्न जमाने का सबसे बड़ा भटकाव है। आपके फेवरेट ऐप से लगातार आने वाली नोटिफिकेशन आपका ध्यान आपके काम से भटका सकते हैं और पूरे दिन काम पर बने रहना और प्रोडक्टिव बने रहना मुश्किल हो सकता है। आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी अपने ऐप्स के नोटिफिकेशन को ऑन रखना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से आप अपने काम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं और ऑफिस में आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। स्टडी कहती है कि अगर आप परेशान महसूस करते हैं तो आपको वर्क फ्लो में वापस आने के लिए 20 मिनट से ज्यादा का समय लग सकता है। अगर आपको 1 घंटे में सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलता है तो आप अपने वर्किंग डे में 2.5 घंटे से ज्यादा का समय बर्बाद कर देते हैं। सोशल मीडिया के लत से बाहर निकलने और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने फोन और डेस्कटॉप पर सभी तरह के सोशल मीडिया से नोटिफिकेशन को बंद कर दें। जब आपको लगातार नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट को चेक नहीं करेंगे, जिससे आप पूरे दिन सही तरीके से काम कर पाएंगे। लोगों का ध्यान भटकने से रोकने के लिए सोशल मीडिया नोटिफिकेशन को बंद करना हमेशा काफी नहीं होता है। आपको अपने लिए बहुत कड़े नियम बनाने पड़ेंगे, जैसे कि आप अपने वर्क ओवर के समय कितनी देर सोशल मीडिया का यूज करेंगे। इस तरह के रूल्स बनाने से आप इस हर काम में परफेक्शन ढूंढना छोड़ें। काम में देरी करने वाले लोग अक्सर परफेक्शन खोजते हैं। वो हर काम को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और इसलिए वो अक्सर किसी काम को तब तक शुरू करने से बचते हैं जब तक कि उन्हें पता न चल जाए कि उनके पास इसे पूरी तरह से पूरा करने के लिए जरूरी समय, रिसोर्स या ताकत है। इस तरह की सोच आपके लिए हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ये कामों को शुरू होने या पूरा होने से रोकती है। एक परफेक्शनिस्ट के दिमाग में काम का पूरा ना होना फेलियर के जैसा है। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की इच्छा रखने वाले किसी भी इंसान के लिए इस तरह की मेंटालिटी हार्मफुल हो सकती है, लेकिन प्रोफेशनल वर्ल्ड में एक परफेक्शनिस्ट को अक्सर एक एसेट की तरह देखा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग हर काम को परफेक्शन के साथ करने का स्ट्रेस लेते हैं और जरूरत से ज्यादा काम भी करते हैं। इसके अलावा जब तक वो काम को पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक स्ट्रेस फ्री नहीं रह सकते हैं। इन लोगों के लिए काम पहली प्रायोरिटी होती है। उस समय के बारे में सोचें जब आप स्कूल में थे। आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट में 100% नंबर पाए होंगे, लेकिन 80% या 90% नंबर पाने पर भी आपको उतना फर्क नहीं पड़ता होगा। यही प्रिंसिपल प्रोफेशनल वर्ल्ड में भी लागू होता है, जहाँ पर आपका काम भले ही परफेक्ट ना हो फिर भी काफी अच्छा होता है। परफेक्शनिज्म का सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि आपके अंदर स्ट्रेस को बढ़ाकर आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। परफेक्शनिस्ट नेचर वाले लोग बहुत बार एंजाइटी के सिम्टम्स को फील करते हैं, जिससे उन्हें नेगेटिव तरीके से इस स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। परफेक्शनिज्म का इस्तेमाल अक्सर लोग अपने द्वारा की गई देरी को सही बताने वाले एक बहाने की तरह करते हैं, क्योंकि जो लोग इसका एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि कोई रास्ता नहीं है कि वे अपने दिए गए समय, रिसोर्स या मेंटल सिचुएशन के साथ किसी काम को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। वो कहेंगे कि उन्हें एक काम को रोकना होगा, तभी वो कुछ और कर पाएंगे, लेकिन वास्तव में वो काम को टालते हैं, जिसकी वजह से उन्हें गिल्ट और स्ट्रेस होता है और वो उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है। परफेक्शनिज्म पर कंट्रोल करने का मतलब है अपने काम को लेकर अपना नजरिया बदलना। ये कहना जितना आसान है, करना उससे ज्यादा आसान है। आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि किसी काम को बिल्कुल परफेक्शन के साथ करना नामुमकिन है, क्योंकि जब आपको इसकी वजह से फेलियर मिलता है तो आप खुद को हर्ट करते हैं। परफेक्शन पर ध्यान देने के बजाय जो भी आपके कंट्रोल में है उस पर फोकस करें। जब आप अपने लास्ट गोल से शुरुआत करते हैं और ये समझ जाते हैं कि किसी काम को पूरा कर देना ही काफी है, तो आप अपनी टू डू लिस्ट को पूरा करने में कामयाब हो पाते हैं। अगर आपको अपनी परफेक्शनिस्ट वाली सोच छोड़ना मुश्किल लगता है तो किसी काम को पूरा करने में नॉर्मली जो समय लगता है उसकी तुलना आपके द्वारा काम को पूरा करने में लगने वाले समय से कीजिए और सिचुएशन, प्रॉफिट और कॉस्ट के बारे में सोचिए। क्या आपको लगता है कि किसी काम को पूरा करने में आपने जो समय लिया है उतना समय देना ठीक था? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अपने आप से उस समय पूछने की जरूरत है जब आप किसी काम को पूरा करने के बजाय उसे टालने के लिए सोच रहे हो। हो सकता है कि आपके पास कई बेहतर चीजें हों जो आप अपने समय में करना चाहते हैं। किसी काम को एक्स्ट्रा समय लगाकर पूरा करने के बजाय
उस समय को अपनी लिस्ट के दूसरे कामों को करने में लगाएं, ताकि आप आगे रह सके। या फिर एक अच्छे पॉडकास्ट या ऑडियो बुक को सुनते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का मजा लें, जिसे आपने बहुत समय से सुनना चाहा है। आपका कल आज से बेहतर है, इस बात पर फोकस करते हुए अपनी परफेक्शनिस्ट मेंटालिटी को छोड़ें। अपने गोल के ऊपर सही तरीके से काम करके आप जो कुछ भी करते हैं उसमें बेहतर करने की कोशिश करें, भले ही आप उसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो। जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप समझ पाते हैं कि अपने गोल के डायरेक्शन में उठाया गया एक कदम भी आपको अपने काम में बेहतर बनाने की कोशिश करता है। खुद को माफ करना सीखें। जो लोग अक्सर देरी करते हैं वो अपनी पास्ट में की गई देरी को लेकर पछताते हैं, जिससे उनमें नए कामों को पूरा करने के लिए कम सेल्फ रिस्पेक्ट और मोटिवेशन होता है। चाहे आप लंबे समय से काम को टाल रहे हो या बस अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में ढिलाई बरत रहे हो, अगर आपके दिमाग में अभी भी खुद के बारे में कोई नेगेटिव सोच है तो उसको खत्म करें, क्योंकि अभी भी देरी नहीं हुई है। हमेशा याद रखें कि इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। आपके दिमाग से आ रही उस आवाज को खुद से दूर रहने को कहें, जो आपको हमेशा कहती है कि आपको इसे पहले करना चाहिए था, तुमने देरी की है, तुम आलसी और बेकार हो। स्टडी कहती है कि अगर आप देरी करने के लिए खुद को माफ करते हैं तो इससे आप आगे बढ़ते हैं और खुद को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एक पार्टनर को खोजें जो आपकी जिम्मेदारी ले सके। अगर आपको लगता है कि किसी काम के लिए खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है तो अपने लिए एक जवाबदेही पार्टनर खोजने के बारे में सोचें। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको आपके द्वारा तय की गई डेडलाइन तक आपसे काम पूरा करवाने की जिम्मेदारी ले सके, जो आपको ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट कर सके। एक ऑर्गेनाइज्ड टू डू लिस्ट और अपना काम पूरा करने के लिए अंदर और बाहर की मोटिवेशन के साथ देरी करने की आदत को छोड़ना आसान है। पिछली देरी के लिए खुद को दोष देने के बजाय अपनी गलतियों के बारे में सोचें और उनसे सीखने के लिए कुछ समय लें। इस बात पर विचार करें कि किस वजह से आप अपने काम में देरी करने लगे हैं। क्या आप अभी तक डर, स्ट्रेस, बेकार होने जैसी भावनाओं या चिंता से बच रहे थे? अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि आपके देरी करने का क्या रीजन था, तो आने वाले समय में आप इस तरह की सिचुएशन का सामना आसानी से कर पाएंगे। फिर अपने समय और लिस्ट को सही तरीके से मैनेज करके एक सही डिसीजन ले पाएंगे। जब 20 साल की उम्र में मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, तब मुझे अपने डेली के कामों और अपॉइंटमेंट्स को पूरा करने में काफी परेशानी हो रही थी। मैंने खुद को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की जो मैं कर सकती थी। मैं बाहर गई और कुछ चीजें खरीदी, अपने फोन में नोट्स भी बनाए, अपने डेस्कटॉप पर रिमाइंडर कैलेंडर लगाया और यहाँ तक कि बहुत सारे कामों की लिस्ट बनाई, जिससे कि मैं वो सब कुछ कर सकूं जो करना चाहती थी। अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करना मुझे मेरा पहला सही कदम लग रहा था। इसकी वजह से मुझे वो सब समझने में मदद मिली जिसे मुझे समझने की जरूरत थी। हालांकि मेरी टू डू लिस्ट और रिमाइंडर जल्दी ही मेरे दुख और गुस्से का कारण बन गए थे। ये लिस्ट जितनी तेजी से बढ़ रही थी, उतनी तेजी के साथ मैं उन चीजों को चेक नहीं कर पा रही थी। ये लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी थी। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए मैंने सोचा कि मैं टू डू लिस्ट को छोड़कर पहले आसान काम कर लूं। लेकिन जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा वो काम मुश्किल। मैं घबराई हुई थी और मेरे पास सच में अब ना ही ताकत थी और ना ही समय कि मैं उस लिस्ट में पैनिक अटैक को भी शामिल कर सकूं। इसे चेक करना तो दूर की बात थी। मैं अकेली ऐसी इंसान नहीं थी जो अपनी टू डू लिस्ट से परेशान हो चुकी थी। हर उम्र का इंसान अपने समय और काम को सही तरीके से मैनेज करने के लिए स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये स्किल उन्हें नहीं सिखाई जाती। स्कूल अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट लिखने या टू डू लिस्ट बनाने के तरीके सिखाने पर जोर देने के बजाय अपने सिलेबस और टास्क को प्रायोरिटी देते हैं। इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि स्कूल अक्सर स्टूडेंट्स को ये सिखाने में नाकामयाब रहते हैं कि उन्हें अपने समय को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, जिससे कि उनका काम ज्यादा न बढ़े। इस बेसिक स्किल की कमी वाले एडल्ट अपने काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने की कोशिश में कुछ खराब आदतें भी पाल लेते हैं और जिसकी वजह से लगातार गलतियां भी करते रहते हैं, जो किसी भी काम को सही तरीके से पूरा करने के उनके तरीके पर बुरा असर डालती है। बहुत सारे लोग टू डू लिस्ट को बनाते समय नेगेटिविटी का एहसास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टू डू लिस्ट हमेशा से काम को सही तरीके से मैनेज करने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफी मददगार टूल साबित हो सकती है। आपको जो कुछ भी करना है, ये उसको याद रखने में एक बाहरी मेमोरी की तरह काम करती है। टू डू लिस्ट आपके दिन को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने और डेली लाइफ की उथल पुथल को आसान बनाने में मदद करती है। इसके अलावा एक इफेक्टिव टू डू लिस्ट आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने में मदद कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको हर काम को उसकी जरूरत के हिसाब से प्रायोरिटी देनी होगी, जिससे आप उस काम को उसकी डेडलाइन तक पूरा कर लें। इस तरीके से आपका समय भी बचेगा और आपको पूरे दिन की छोटी मोटी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल, गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन कम होगा। और अंत में एक अच्छी लिस्ट के जरिए आप काफी एनर्जी के साथ अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये लिस्ट बनाने वाले लोगों में शामिल हैं, तो अब आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि आपकी भी लिस्ट क्यों काम नहीं करती है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बस उन कामों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें आपको करना होता है? क्या कहा आपने? हाँ, तो मैं बता दूं, यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। फिर आप अपनी लिस्ट में लिखे कामों को पूरा नहीं करते हैं। इस वजह से आप गुस्सैल, उदास और स्ट्रेसफुल महसूस करने लगते हैं और अंत में कोई लिस्ट काम नहीं करती।
वैसे तो ऊपर ऊपर से देखने पर लिस्ट नॉर्मल ही लगती है, लेकिन इसके पीछे जो साइंस छुपा है वो काफी मुश्किल हो सकता है। किसी अच्छी टू डू लिस्ट की कठिनाइयों को हल्के में लेना उसको बेकार कर सकता है। इस पर हुई कुछ स्टडीज की माने तो ज्यादातर लोगों की टू डू लिस्ट में 41% काम तो अधूरे रह जाते हैं। अगर हम अपनी कामों की लिस्ट बनाते समय लोगों से होने वाली गलतियों को ध्यान में रखते हैं तो हम फ्यूचर में होने वाली गलतियों से खुद को बचा सकते हैं। अब बात करते हैं टू डू लिस्ट में होने वाली आम गलतियों पर। अपनी लिस्ट बनाते समय लोग जिन गलतियों को सबसे ज्यादा करते हैं वो है उसमें बहुत सारे कामों को एक साथ लिखना। एक स्टडी के हिसाब से कोई व्यक्ति केवल 150 कामों को ही पूरा कर सकता है, और अगर हम इन सभी 150 कामों को एक लिस्ट में लिखते हैं तो इससे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, जबकि ये समझना आसान है कि किसी काम को हम कितने समय में खत्म कर सकते हैं। एक और ऐसी गलती है जो हम लिस्ट को फॉलो करते समय करते हैं, और वो ये है कि हम हर काम को पूरा करने के लिए खुद को अनलिमिटेड समय देते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, हम खुद हैं। लोगों के बिहेवियर को समझने से पता चलता है कि जब लोगों को किसी काम को पूरा करने के लिए ज्यादा समय दिया जाता है तो दी गई डेडलाइन तक काम पूरा करने की पॉसिबिलिटी कम होती है। ज्यादातर लोग किसी काम को पूरा करने के लिए खुद को ज्यादा से ज्यादा समय देने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी अचानक से आई सिचुएशन में फंस जाते हैं तो उस समय वो अपने लिए पर्सनल डेडलाइन भी तय नहीं कर पाते हैं। ऐसा करना मददगार लग सकता है, लेकिन असलियत में ये उल्टा है। अचानक से प्लान बनाकर आप खुद को अपनी जिम्मेदारियों से बचने का बहाना दे रहे हैं और हाथ में लिए गए काम पर जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, वो समय जिसका इस्तेमाल दूसरे कामों को बेहतर ढंग से करने में किया जा सकता है। इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप एक तय किए हुए समय में कम काम कर पाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्कफ्लो में भी कमी होगी और आपके जरूरी काम बचे रह जाएंगे। जिस काम पर आपको जितना ध्यान देना चाहिए उस पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा हम ज्यादा मेहनत करने से बचने के लिए साइकोलॉजिकल बचाव के रूप में उन कामों को पूरा करने से बचते हैं जिनकी डेडलाइन बहुत दूर होती है। वहीं इसके उल्ट टाइट डेडलाइन वाले काम अक्सर जल्दी और कम मेहनत के साथ पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आसान माना जाता है और उन्हें हमारी लिस्ट से हटाने में हमें खुद सेटिस्फैक्शन मिलती है। पाकिस्तान के रूल के हिसाब से किसी काम को पूरा करने में लगने वाला समय हमेशा बढ़ता है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम किसी काम को पूरा करने के लिए ज्यादा समय देते हैं तो हमारे काम को पूरा करने में हमें ज्यादा समय लगेगा। इस तरह हम हर काम को एक डेडलाइन दे सकते हैं। ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये आपकी जिंदगी में और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा देगा, लेकिन असल में इसका उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। जब आप अपने कामों के लिए डेडलाइन डिसाइड करते हैं तो आप उस समय सही तरीके से फोकस कर पाएंगे कि किस समय क्या करने की जरूरत है। आप डेली के लिए अपने वर्क शेड्यूल को सही तरीके से फोकस करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। रेगुलरली माइंडफुल मेडिटेशन करें। इससे आप अपने विचारों के पैदा होने के साथ ही पहचान सकेंगे और उन्हें छोड़ सकेंगे। आप विचारों की असलियत को देख पाएंगे कि वे क्या हैं। आप इस बात को समझ पाएंगे कि उनके पास कोई पावर नहीं है जब तक कि आप उन्हें खुद पर हावी नहीं होने देते। जब कभी आपको ऐसा लगे कि कोई थॉट या मेमोरी आपको परेशान कर रही है तो आपके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उस थॉट को एक्सेप्ट करें और धीरे से उस थॉट को भूल जाएं, ताकि आप अपने दिमाग को वापस से काम पर लगाएं इससे पहले कि वो थॉट वापस आए। अगर कोई चीज आपके ध्यान को भटकाती है तो इसे एक्सेप्ट करें। इससे आप आसानी से डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं और इसको खुद पर हावी नहीं होने देते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने का एक और तरीका ये है कि हम शेड्यूलिंग करें। हम जानते हैं कि काम पूरा होने के बाद हमारा ध्यान भटकता है और हमें पता है कि इंसान का दिमाग उसे बिजी रखने के लिए किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम शेड्यूलिंग को फॉलो करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं और जरूरी काम करना चाहते हैं तो आपको सभी जरूरी कामों को पहले दिन के लिए शेड्यूल करना होगा जब आपका दिमाग शांत और फोकस्ड हो। ऐसा करने पर आप अपने काम को सक्सेस के लिए तैयार कर लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि आप हाथ में लिए गए काम को जरूर पूरा करेंगे। आपके दिमाग को आपके शरीर की किसी दूसरी मसल्स की तरह ही एक्सरसाइज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको अवेयर करने में मदद करती है, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन को रोकने और लंबे समय तक फोकस करने की एबिलिटी मिलती है। एमोरी यूनिवर्सिटी के एक स्टडी से पता चला है कि रोजाना सिर्फ 20 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन पूरे दिन आपको फोकस करने की आपकी एबिलिटी पर खास असर डालता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन करना आपके लिए आसान हो सकता है। बस अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और किसी सिचुएशन के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है तो ये प्रैक्टिस आपके लिए आसान हो सकती है और आप इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे मेडिटेशन प्रोग्राम और पॉडकास्ट हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं और आप काम या हेडस्पेस जैसे ध्यान एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हैं। आप मेडिटेशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो मेडिटेट करने और माइंडफुल रहने में आपकी मदद कर सकते हैं। अपने दरवाजे को हर चीज के लिए बंद करें। जब हमें किसी काम के बीच में रोका जाता है तो अक्सर हमें उस आसान से काम को पूरा करने में 27% से ज्यादा समय लग जाता है और डिस्ट्रैक्शन की वजह से हमसे गलती होने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिससे हमें स्ट्रेस भी हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि कोई भी ऐसी चीज जो आपके ध्यान को भटकाती है वो आपके काम के बीच में बाधा ना बने।
अगर हो सके तो अपने वर्क प्लेस की जगह पर लगे दरवाजे को हमेशा बंद करके काम करें, ताकि आप किसी भी अनचाहे डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रख सके। ये आपके साथ काम करने वाले लोगों को ये बताने में मदद करेगा कि आप काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो आपके साथ बातचीत करने की कोशिश को कम कर देंगे। अगर आपके वर्क प्लेस पर अपना पर्सनल दरवाजा बंद करने की सुविधा नहीं है या आप इसे बंद नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक ऑप्शनल दरवाजे के बारे में सोचना होगा, जिसका इस्तेमाल आप लोगों को बाहर बंद करने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि अच्छे क्वालिटी के हेडफोन। अपने हेडफोन को ऑन रखने से आपके साथ काम करने वालों को ये दिखने लगेगा कि आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस हेडफोन के साथ आप कुछ साउंड का यूज कर सकते हैं जो बाहर के शोर से आपका ध्यान भटकाएगा और आप अपना ध्यान काम पर लगा पाएंगे। कुछ छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। प्रोडक्टिविटी के लिए ब्रेक जरूरी है, क्योंकि इंसान का दिमाग किसी काम पर 2 घंटे तक ही फोकस कर सकता है। इससे ज्यादा समय तक लगातार काम करने के बाद हमारी परफॉर्मेंस तेजी से बिगड़ने लगती है। साइंस कहता है कि जब हम किसी काम को करने के हर 40 मिनट के बाद छोटा ब्रेक लेते हैं, तो ऐसा करने से हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक बार में केवल 5 या 9 चीजों को ही स्टोर कर सकती है। किसी भी ज्यादा चीज को याद रखना और उन पर काम करने की कोशिश करना वास्तव में हमारे दिमाग पर प्रेशर डालेगा और उसे कमजोर करना शुरू कर देगा। बहुत से लोगों का मानना है कि वो सिर्फ तभी प्रोडक्टिव हो सकते हैं जब वो अपनी लिस्ट में से एक के बाद एक काम को करते हैं और ज्यादा काम करने की कोशिश में अपने सभी काम को थोड़े समय में पूरा कर लेते हैं। हालांकि ये बात अजीब लग सकती है कि ब्रेक लेना आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी का एक जरूरी भाग है। लाइफ में सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां आपको थोड़ा रुकना होता है। हम सांस लेते हुए, गाना गाते हुए और यहाँ तक कि जब हम बोलते हैं तो भी थोड़ा रुकते हैं, और इस तरह के पॉज लेने के मूवमेंट हमारे काम की जगह पर भी होनी चाहिए। जब हम बिना ब्रेक लिए काम करते हैं तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और फोकस खो देते हैं। हमारा दिमाग जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए सुन्न हो जाता है, और इसलिए हमारे कॉग्निटिव रिसोर्स तेजी से समाप्त हो जाते हैं। इससे हम समय के साथ कम प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इसे साइकोलॉजी में सावधानी में कमी के रूप में जाना जाता है। हमें किसी जरूरी काम को करने में जितना ज्यादा समय लगता है, काम को पूरा करते समय काम की एक्यूरेसी और स्पीड पर इसका असर पड़ता है। विज्ञान लगातार ये दर्शाता है कि हमारे दिमाग को डेटा को स्टोर करने और नई जानकारी को जुटाना जारी रखने के लिए इसे फ्रेश करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम ब्रेक का सहारा लेते हैं। ये कहना कि काम करते समय ब्रेक लेना जरूरी है आसान हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसे करना ज्यादा मुश्किल होता है। इसका कारण ये है कि हमें ब्रेक के लिए समय निकालने और काम पर फिर से ध्यान देने के बीच बैलेंस बनाने में कभी कभी दिक्कत होती है। आप इस परेशानी को दूर करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक का यूज कर सकते हैं, या अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के साथ ब्रेक के लिए एक लिस्ट बना सकते हैं। छोटे छोटे 10-20 मिनट के ब्रेक लेने से हमें काम पर फिर से ध्यान देने में मदद मिलती है और हम लंबे समय तक सही ढंग से काम कर सकते हैं। इससे हमारी हेल्थ को भी फायदा होता है। इसलिए ब्रेक का समय तय होना चाहिए और इसे खुद की देखभाल के लिए भी लेना चाहिए, जैसे कि परिवार या दोस्तों से बात करना, कॉफी पीना या फिर थोड़ा सा घूमना। इस तरह ब्रेक के साथ साथ काम की प्लानिंग करने से हम अपनी देखभाल को भी कर सकते हैं और नेगेटिव चीजों से भी बच सकते हैं। ब्रेक लेने का सही तरीका अपनाने के लिए हमें इस थिंकिंग को भी छोड़ना होगा कि काम करते समय ब्रेक लेना शर्मनाक होता है। बहुत से लोग अपने काम के बीच ब्रेक लेने पर अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उन्हें आलसी या अनप्रोडक्टिव दिखाएगा। वो खुद से पूछते हैं, अगर मेरे परिवार या दोस्त मुझे काम के समय ब्रेक लेते हुए देखते हैं तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसे समझने के बाद हम इन परेशानियों को ठीक से समझ सकते हैं और खुद को याद दिला सकते हैं कि वास्तव में ब्रेक लेना हमें काफी एनर्जी देने और फोकस करने में मदद करता है। इससे हम लंबे समय में ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं। कम समय में पूरे हो जाने वाले कामों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय लंबे समय तक प्रोडक्टिव बने रहने को प्रायोरिटी देने से हमें अपने समय को सही तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। ये बात हमें कोई भी जरूरी ब्रेक लेने पर अपने आप को कम गिल्टी महसूस कराने में मदद कर सकता है। पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग देते हैं, जो आपको लंबे समय तक कामों पर फोकस करने और फोकस करने की एबिलिटी को बढ़ाने में मदद करता है। पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को थोड़ा समय निकालकर उसी तरह से ट्रेन कर सकते हैं जिस तरह से आप समय निकालकर अपने शरीर के दूसरी मसल्स के लिए करते हैं। अपने लिए एक टाइम सेट करके आप किसी काम पर फोकस करने के लिए 25 मिनट का समय तय करें। इस 25 मिनट के समय के लास्ट में ध्यान भटकाने के लिए 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। हर 4-25 मिनट के टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अपनी ताकत को फिर से पाने के लिए खुद को एक लंबा 20-30 मिनट का ब्रेक दें। ऐसा करने से आप धीरे धीरे आराम करने के टाइम को कम कर पाएंगे और लंबे समय तक अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। और फिर जब किसी बड़ी प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात आएगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्या आपको अभी भी लगता है कि फोकस करने के लिए 25 मिनट का समय बहुत लंबा है? तो फिर समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करें, जैसे 10-15 मिनट, और कुछ हफ्तों के बाद पूरे 25 मिनट तक बढ़ते रहें। मल्टीटास्किंग को भूल जाएं। हालांकि कई लोग इस बात को मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करते समय वो अपना सबसे बेहतर काम करते हैं,
लेकिन ये बात साइंस नहीं मानता है। स्टडी से पता चलता है कि मल्टीटास्किंग से हमारी फोकस करने की एबिलिटी 20 से 40% तक कम हो जाती है, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक बार में सिर्फ 5 से 9 चीजों को याद कर सकती है, जिससे नॉलेज को 2 अलग अलग सेटों को बनाए रखने और उन पर काम करने के लिए बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए ट्रेन करती है, लगातार बहुत सारे कामों को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी काम को पूरी तरह से पूरा करने की प्रायोरिटी नहीं देती है। इसे ऐसे समाज द्वारा बढ़ावा दिया जाता है जो वर्कहोलिक लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। अपने कारणों को याद रखें। हर कोई जानता है कि उनके पास ऐसे काम है जिन्हें उन्हें रोज पूरा करने की जरूरत होती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि इन कामों पर फोकस करना, मैनेज करना और पूरा करने के काबिल होने का रास्ता न सिर्फ इस बात को समझना है कि उन्हें क्या करने की जरूरत है, बल्कि ये भी समझना है कि उन्हें ऐसा करने की क्यों जरूरत है। छोटे कामों को पूरा करते समय अपने आप से पूछें कि ये काम आपको किसी खास गोल को पाने में कैसे मदद करेगा, और इस सवाल का जवाब भी खुद दें। या फिर बड़े कामों को पूरा करते समय अपने आप को याद दिलाएं कि आप किसी गोल को सबसे पहले क्यों पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आप किसी काम को करने के लिए खुद को मोटिवेट कर लेते हैं, तो उस काम को लेकर आपका नजरिया पॉजिटिव हो जाता है और आपके पास एक साफ तस्वीर होती है कि हर काम को पूरा करना क्यों जरूरी है। इससे आपको फोकस करने के लिए मोटिवेशन मिलता है कि इसे कैसे पूरा करना है। किसी काम को पूरा करने में आपके अंदर से आने वाला मोटिवेशन आपके काम को पूरा करने में इंटरेस्ट पैदा करेगा। एक ऑर्गेनाइज्ड जगह जरूर रखें। फोकस में बाधा पहुंचाने का एक दूसरा कारण आपका आसपास का माहौल भी होता है। एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड जगह आपको मेंटली मदद कर सकती है और आपको किसी खास काम पर फोकस करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटकने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जब आप एक ऑर्गेनाइज्ड माहौल बनाए रखते हैं, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है और जरूरत पड़ने पर आप अपनी सभी जरूरतों तक आसानी से पहुंचकर उसको पूरा कर सकते हैं, जिससे किसी भी चीज को खोजने में लगने वाला समय कम हो जाता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट बनाना सच में आपके दिमाग को अपना काम करने के लिए और ज्यादा तैयार महसूस करा सकता है। आमतौर पर लोग तब ज्यादा मोटिवेट और पॉजिटिव महसूस करते हैं जब वे ऐसे माहौल में होते हैं जो उनके काम के लिए सही होता है। जब आप अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप काम को पूरा करने में सफल होने के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं। तो आप फोकस को बढ़ाने के लिए किसी जगह को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस ऑडियो बुक के लास्ट तक बने रहें, जहाँ पर मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन अभी यहाँ पर मैं कुछ रियलिस्टिक बात आपसे करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको अपने काम करने की जगह से किसी ऐसी चीज को हटाकर शुरुआत करनी चाहिए जो आपके काम से रिलेटेड नहीं है। ऐसा करने से आप अपना डेस्क काफी हद तक खाली कर सकते हैं, जिससे आप उस दिन अपने लिए रखी गई वस्तुओं को देखकर ध्यान भटकाए बिना काम कर पाएंगे। इसके अलावा कई लोगों को एक ऑर्गेनाइज्ड फाइल सिस्टम होने से फायदा होता है। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि उनके सभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, ताकि वो बैग, फाइलों और फोल्डरों को खोजने से समय बचा सके। लास्ट में आपके सेलफोन को साइलेंट मोड पर और आपकी नजरों के सामने से दूर रख देना चाहिए। इससे आपको लगातार नए कामों या अपडेट को देखने के बजाय अपने आगे के काम पर ध्यान देने में मदद मिले। बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। कामों की लिस्ट बनाने और बनाए रखने का एक ही मकसद होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना। अपने अच्छे इरादों के बावजूद बहुत से लोग अपनी प्लानिंग को लेकर ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, जिससे वो अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी को चलाते हैं और इस तरह वो लंबे समय तक काम तो करते हैं, लेकिन कम प्रोडक्टिविटी के साथ। इस बारे में सोचें कि पिछली बार आपके कामों की लिस्ट कब बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं थी, जबकि आपने जितना पॉसिबल हो सके कामों को खत्म करने की कोशिश में दिन बिताया था। इस बात की भी ज्यादा गुंजाइश है कि आपने उतना ही समय उन कामों को भी ठीक करने में लगाया होगा जो आपने गड़बड़ किए होंगे, जैसे कि रास्ते में कुछ गेंदे गिरा देना, फाइल बिखेर देना, क्योंकि इन सब से भी आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। हजारों कामों को लेकर परेशान होने के बजाय आप इस तरह की सिचुएशन में अपना समय और एनर्जी उन चुनी हुई चीजों पर फोकस करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिन कामों को आपने प्रायोरिटी दी है। इसलिए आप पहले उन्हें पूरी तरह से खत्म करें, ताकि आप बाद में उन्हें पूरा करने में समय बर्बाद न करें जिन्हें आप पूरा नहीं कर पाए थे। अपने दिन के लिए एक प्री प्लानिंग करना जरूरी है, ताकि आप एक स्केड्यूल बना सकें कि किस काम को कब करना है। जब आप एक स्केड्यूल बनाते हैं और बनाए हुए स्केड्यूल को फॉलो करते हैं, भले ही वो थोड़ा लूज स्केड्यूल हो, तो आप अपने दिन की प्लानिंग अपनी लिस्ट के खास काम के आधार पर कर पाएंगे और पूरे दिन के लिए अपने लिए एक टारगेट सेट कर पाएंगे। ऑफिस के एक बिजी डे के बारे में सोचें। जब आपके स्केड्यूल में कोई प्रायोरिटी नहीं सेट होती है, तो दिन भर आपके ऊपर आने वाले कामों से भरा हुआ महसूस करना आसान होता है, क्योंकि आप सौंपे गए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके बजाय अगर आप अपने दिन के लिए एक प्लानिंग बनाते हैं और अपने कामों के लिए खास समय चुनते हैं, तो आप ये जानकर ज्यादा सैटिस्फाइड और प्रोडक्टिव दिन बिता पाएंगे कि आपने अपने लिए ब्रेक और काम करने के लिए समय तय किया है।
अगर किसी काम में आपके हिसाब से तय किया समय नहीं लगता है तो अपने स्केड्यूल को उसके हिसाब से मैनेज करें ताकि आप अपने दिन में और ज्यादा फिट हो सके, बजाय इसके कि इन छोटे बदलावों से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाए। आपकी प्रोडक्टिविटी पर असर डालने वाली एक चीज आपकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल सिचुएशन भी हो सकती है। स्टडी से पता चला है कि हम कैसा महसूस करते हैं, इस बात का हमारी प्रोडक्टिविटी पर काफी असर पड़ता है। इस बारे में सोचें, एक औरत दांत दर्द के साथ उठती है, लेकिन वो अपने फिजिकल हेल्थ की देखभाल करने के बजाय काम पर जाने को प्रायोरिटी देती है। उसका कारण ये है कि दांत दर्द एक छोटी सी परेशानी है और उसे अपने महीने भर के बिलों को भरने के लिए सैलरी की जरूरत है। इसी समय उसे काम पर जाते वक्त अपनी कार के खराब हो जाने और इस वजह से देरी हो जाने के कारण अपने बॉस से डांट भी सुननी पड़ती है। अब वो फिजिकल पेन जो उसने सुबह महसूस किया था, एक टूटी हुई कार और एक नाराज बॉस के साथ जुड़े फाइनेंशियल और प्रोफेशनल स्ट्रेस के कारण और भी बदतर हो गया है, जिससे वो पूरे दिन डीमोटिवेटेड या डीमोरलाइज्ड महसूस करती है। ये छोटी छोटी घटनाएं भले ही दूर से देखने पर उतनी जरूरी नहीं लगती हैं, लेकिन ये किसी भी प्रोडक्टिविटी पर बहुत असर डालती हैं। हो सकता है कि वो औरत अपनी परेशानियों के बारे में खुलकर बात न कर पाने की वजह से या रोने की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाए, या फिर वो इस बारे में सोचने लगे कि उसे कैसे इन सभी चीजों को ठीक करना है, जबकि ये सारी चीजें उसका ध्यान उसकी टू डू लिस्ट से भटका सकती हैं। वास्तव में जब हम किसी खास काम को कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग इमोशन के साथ काम पर फोकस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको इस तरीके से प्रोग्राम नहीं किया गया है। दर्द और स्ट्रेस की वजह से हमारा दिमाग कोर्टिसोल जैसे हार्मोन निकालता है, जिसकी वजह से हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटी खराब हो जाती है। इस केमिकल रिएक्शन की वजह से हम फोकस करने में तकलीफ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने काम से रिलेटेड कोई भी जरूरी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसका असर ये होता है कि हम कम प्रोडक्टिव बन जाते हैं। अभी हमने जिस सिचुएशन की बात की है उसमें अकेली दांत का दर्द इतना स्ट्रेस बढ़ाने का खास रीजन नहीं बन सकता है कि उसकी वजह से मेंटल परेशानी हो, लेकिन बाकी के स्ट्रेस की वजह से इमोशनल प्रेशर बना, जिसकी वजह से हार्मोन दिमाग में जमा हो गया और वो औरत अपना काम नहीं कर पाई। आप इस तरह की चीजों को कैसे कंट्रोल में करते हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म करती हैं? मैं बताती हूँ। सबसे पहले अपने फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से निपटे ताकि आप लंबे समय तक काम करके भी ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके। दूसरे शब्दों में कहें तो आप और आपकी भलाई पहले आती है। अगर मशीन को अच्छी तरह से तेल डालकर और अच्छी तरह से साफ सफाई के साथ रखा जाए तो मशीन में खराबी कम आती है। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि कॉल करके डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना और डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जाना, इन सारी चीजों में तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब आप अपनी जरूरत की सभी चीजें संभाल लेंगे तो वापस लौटने पर आप अपने काम को कहीं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करेंगे। बैठे और सोचे कि आपके मन में कौन सी फीलिंग है जो आपको स्ट्रेस देती है, या फिर इस बारे में सोचने के लिए समय निकालें। एक बार जब आप अपने दिमाग को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि आपके ऊपर क्या बोझ है, तो आपके पास अपने जरूरी कामों को फोकस करने के लिए ज्यादा मेंटल स्पेस होता है। अपने आप को प्रोडक्टिव और काम पर बनाए रखने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने काम के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के टास्कों का एक सिस्टम बनाएं ताकि आपको अपने गोल पर पूरा करने में मदद मिल सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने डेली के कामों को पूरा कर लेते हैं तो अपने लिए कुछ ऐसा करें जो आप चाहते हैं, जैसे कि खाली समय, बाहर का खाना या किसी होने वाले म्यूजियम कॉन्सर्ट की टिकट जैसे कोई अच्छा सा इनाम जिसे आप देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। इससे आप अपनी लिस्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेंगे, जिससे आप दिन भर प्रोडक्टिव बने रहेंगे। इन पॉजिटिव चीजों को नेगेटिव चीजों के साथ भी बैलेंस करने की जरूरत होगी, जैसे कि किसी ऐसी चीज के लिए पैसे डोनेट करना जिसके लिए आप राजी नहीं हैं। अगर आपने तय समय में काम नहीं किया तो आपको ये डोनेशन करना होगा। इस तरह के दो अलग अलग तरह के नतीजों के बीच बैलेंस बनाकर काम करना आपको हमेशा मोटिवेट करेगा, जिससे आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आपके असफल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। प्रोडक्टिविटी को लगातार बनाए रखने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेली हैबिट को लेकर होशियार रहना होगा, जो आपकी पूरी फोकस करने की एबिलिटी के बीच बाधा बन सकती है। अगर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आगे जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बारे में सोचें और ख्याल रखें कि आपकी लिस्ट में दिए गए काम पूरे हो रहे हैं। प्रोडक्टिविटी टिप्स: अपने ईमेल को बार बार चेक करना बंद करें। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने ईमेल को बार बार चेक करना कम करना होगा। ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बीच में ही हुए एक सर्वे से पता चला है कि 22% लोग रोज 6 से 10 बार अपना ईमेल चेक करते हैं और बाकी के 9% लोग एक दिन में 40 से ज्यादा बार अपना ईमेल चेक करते हैं। ओपरा की सबसे भरोसेमंद ऑर्गेनाइजेशन के स्पेशलिस्ट जूली मॉर्गनस्टर्न कहती हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वास्तव में उन्होंने इस पर नेवर चेक ईमेल इन द मॉर्निंग नाम से एक बुक भी लिखी है। मॉर्गनस्टर्न के हिसाब से अपने ईमेल को बार बार या सुबह सबसे पहले चेक करने की आदत एक अच्छी आदत नहीं है। इससे आपको एक झूठी तसल्ली मिलती है कि आपने बहुत सारा काम किया है, जबकि आपने बहुत कम ही काम किए होते हैं। हालांकि ईमेल का जवाब देना आपके काम का एक जरूरी हिस्सा हो सकता है,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये एक ऐसा काम है जो आपके लिस्ट में किसी गोल की तरफ बढ़ने में आपकी मदद कर रहा हो। इसकी वजह से आपको लास्ट में कुछ हासिल नहीं होता है, जिससे आप फालतू के काम पर फोकस करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अपने ईमेल को चेक करने की आदत पर कंट्रोल करने के लिए आपको हर दिन एक खास समय चुनना होगा। जिस समय आप अपने ईमेल को चेक करेंगे और उनका जवाब देंगे, दिन के किसी खास समय को छोड़कर हर रोज सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करने की कोशिश करें और उसके लिए एक टाइम फिक्स करें। उस समय में आप ईमेल चेक करेंगे और उसका जवाब देंगे। इस तरीके से आप अपने कामों को करने के लिए बहुत सारा समय बचा लेंगे और डेडलाइन से पहले कामों को कर लेंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप और सेलफोन से अपनी ईमेल के नोटिफिकेशन को बंद करें ताकि बिना इनबॉक्स में जाए आपको कोई भी मैसेज ना देखने को मिले। जब आपको अपने इनबॉक्स में आने वाले नए मैसेज के बारे में लगातार नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप अपने ईमेल को ज्यादा आसानी से अनदेखा कर पाएंगे। हालांकि इसमें आपके अपने दोस्तों और साथ काम करने वाले लोगों को थोड़ा समझाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इस लिमिट को तय करने से आपके लिए एक हेल्दी और ज्यादा प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल बनाने की जरूरत आपको पता चल जाएगी। अगर दिन में सिर्फ 2 बार अपना ईमेल चेक करने के बारे में सोचना भी आपको मुश्किल लग रहा है तो पता लगाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है। ऐसे कौन से ट्रिगर हैं जिनकी वजह से आपको अपना ईमेल बार बार चेक करने की जरूरत पड़ती है। जब आप अपने इनबॉक्स को बार बार देखने की वजह का पता लगा लेंगे तो आप अपनी इस आदत के लिए दूसरे कई ऑप्शन खोज लेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपना ईमेल सिर्फ इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप ऊब चुके हैं तो अपना समय किसी दूसरे काम की चीज या फिर इंजॉयमेंट देने वाली चीजों के बारे में लगाने के बारे में सोचें। इसी तरह अगर आप इस डर की वजह से अपने ईमेल से जुड़े हुए हैं कि आप कोई जरूरी मैसेज से चूक जाएंगे तो इस बात को उन लोगों से बताएं जिनके साथ आप रेगुलरली चैट करते हैं और उन्हें बताएं कि अगर कोई जरूरी बात आती है तो वो आपको कॉल करके एक बार अपडेट कर दें। अपने ईमेल चेकिंग के बहानों को एक तरफ रखें। धीरे धीरे आपकी ये इच्छा कम हो जाएगी और पूरे दिन आप सही तरीके से काम कर पाएंगे। खुद की केयर करने की कोशिश करें। खुद की देखभाल करना अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है। हालांकि ये आपकी टू डू लिस्ट के बाकी के सारे कामों की तुलना में फालतू लग सकता है, लेकिन खुद का ख्याल रखना हमेशा आपकी लिस्ट में सबसे पहले आना चाहिए ताकि आप टॉप ऑपरेटिंग कंडीशन में रह सके। जब आप खुद को इग्नोर करने लगते हैं तो आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होता जाता है। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आपने ऑफिस में स्ट्रेस से भरा हुआ दिन बिताया था और उस दिन की वजह से आपने नॉर्मल लंच करने के बजाय अपनी डेस्क पर ही जल्दी से फास्ट फूड खाने का फैसला किया था। मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि इससे आपकी हेल्थ में कोई सुधार नहीं हुआ होगा, बल्कि आप पहले की कंपैरिजन में ज्यादा लेजी और अनप्रोडक्टिव फील कर रहे होंगे। वैसे भी पुअर हेल्थ हैबिट आपको कम अलर्ट कर देती है और इसलिए आप कम प्रोडक्टिव बन जाते हैं। खान पान की खराब आदतें आपकी फोकस करने की एबिलिटी को खराब कर देती हैं, जबकि कैंडी या कोला जैसे मीठे खाने वाली चीजें आपको तुरंत एनर्जी दे तो सकती हैं, लेकिन ये जल्दी खत्म हो जाते हैं, जिससे आपको नींद आने लगती है। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए एक सही डाइट और अच्छी नींद की जरूरत होती है और इस प्रकार लगातार जंक फूड खाने या देर तक काम करने के लिए कम सोने से आपकी एनर्जी तेजी से खत्म हो जाएगी, जिससे आप पूरे दिन कम प्रोडक्टिव रहेंगे। अपनी अनहेल्दी आदतों को ठीक करने और खुद की देखभाल करने की कोशिश करें, जिसके लिए आपको एक समझ की जरूरत होगी कि आप क्या कोई काम करने के लायक हैं या नहीं, या फिर आप क्या उस समय किसी काम को करने के लायक हैं या नहीं। अपने शरीर को एक मशीन की तरह सोचें। काम को लगातार करने के लिए आपके पास जरूरी फ्यूल होना चाहिए। अपने डाइट के लिए हर सप्ताह खरीदने के लिए हेल्दी फूड की एक लिस्ट बनाएं। अगर आपके पास इस तरह के फूड हैं और पहले से रेडी हैं, तो आप हर बार काम के समय भूख लगने पर जंक फूड खरीदने के बजाय इन्हें खा सकेंगे। इसी तरह अपने लिए उन सभी फूड की एक लिस्ट बनाएं जिनसे आपको बचना चाहिए, जैसे चिप्स, कुकीज और कई दूसरे हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स। ऐसा करने पर आपको एक फिजिकल रिमाइंडर मिलेगा कि अगर आपके पास हेल्दी फूड उस समय नहीं है तो आपको खास तौर पर किन चीजों से बचना चाहिए। उसके अलावा अपनी डाइट प्लानिंग एक सप्ताह पहले बनाने की कोशिश करें ताकि आप रैंडम क्रेविंग से बच सकें। इस प्लानिंग की वजह से आपको समझ आएगा कि क्या और कब खाना चाहिए, खाने का स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, अपनी सुविधा के लिए अनहेल्दी फूड खाने से कैसे बचना चाहिए और आने वाले घंटों, दिनों और हफ्तों के लिए आपके शरीर को किस तरह की चीजों की जरूरत है। सही खाने के अलावा रातों की अच्छी नींद भी इसलिए जरूरी है ताकि आप पूरे दिन खुश और स्वस्थ रहें। देर तक जागने या जल्दी उठने से आप अपने शरीर को पूरी तरह से रिचार्ज होने के लिए उस जरूरी समय से दूर रख रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगातार थके हुए और सुस्त रहते हैं। इससे निपटने के लिए अपने सोने के समय से 30 मिनट पहले अपने लिए अलार्म सेट करें और उन 30 मिनटों का यूज आराम करने और सोने के लिए बिस्तर बनाने में करें। तैयारी करने का ये समय आपको आने वाले दिन के लिए तरोताजा होकर उठने के लिए 7 घंटे का आराम करने का मौका देगा। इस तरह लगातार सोने का स्केड्यूल बनाए रखने से आप पूरे दिन ज्यादा अलर्ट और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे, जिससे आपको अपने डेली के कामों पर फोकस करने के लिए जरूरी एनर्जी मिलेगी।
अच्छा खाना और भरपूर आराम करने के साथ साथ सबसे जरूरी चीजों में से एक जो आप अपने शरीर के लिए कर सकते हैं वो है हर दिन कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करना। एक ऐसा एक्सरसाइज का स्केड्यूल बनाएं जिसमें हफ्ते में कम से कम 3 बार हार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज हो। इससे आपका दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है और आपको पूरे दिन बेहतर फोकस करने के लिए मोटिवेट करता है, जिससे आप खुश और प्रोडक्टिव महसूस कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज या एक्टिविटी चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आपको लगता है कि आप इसके लिए कमिटेड हो सकते हैं। जिम ज्वाइन करने जैसी चीजों का कोई प्रेशर नहीं है। ये पूरी तरह आपकी पर्सनल और फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। चाहे आप बाइक चलाएं, दौड़ें, पैदल चलें, तैरें, डांस करें, योगा करें या वजन उठाएं, ये ध्यान में रखें कि आप ये सब अपने हेल्थ और प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए कर रहे हैं। नहीं कहना सीखें। हालांकि अपने दोस्तों, परिवार और काम करने वालों की मदद करने के लिए हाँ कहने से आप ज्यादा फ्रेंडलियर दिख सकते हैं, लेकिन इससे आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में कोई मदद नहीं मिलती है। लगातार ऐसे काम करना जो ना ही आपका काम है और ना ही आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी प्रायोरिटी के बारे में सोचे बिना उसे अपनी टू डू लिस्ट में जोड़ रहे हैं। पिछली बार उस समय के बारे में सोचें जब आपने ऑफिस में किसी की मदद करने की कोशिश की थी। एक कलीग की मदद करने से आपको अच्छा महसूस हो सकता है और आपको हेल्पफुल होने की वजह से पॉजिटिव रेपुटेशन भी मिल सकती है। इससे ऑफिस में एक उम्मीद बन जाती है कि आप हमेशा जरूरतमंदों की मदद करेंगे और इस वजह से आप अपने ही काम में पिछड़ जाएंगे। इससे अक्सर दूसरे लोग आपकी दयालुता का फायदा उठा सकते हैं और आपको ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है। मदद करने की अपनी इच्छा के साथ लिमिट भी तय करें, जैसे कि सिर्फ छोटी मोटी हेल्प करना या किसी को ये बताना कि आप इस समय बिजी हैं, लेकिन आप अपना काम खत्म करने के बाद उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिव रिलेशन रखते हुए अपने काम को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना बंद करें। इकबाल मूवी का ये हिट गाना हर कोशिश में वो वार वार करे दरिये को आर पार, आशाएं आशाएं, तो सुना ही होगा। बस इसे ही अपना पर्सनल प्रोडक्टिव एंथम बना ले। हालांकि कुछ चीजों को छोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीके में से एक है कि आप अपने आसपास के लोगों को कुछ काम सौंप दें। इस बारे में सोचिए कि पिछली बार आपने एक दिन में अपनी लिस्ट से बहुत सारे कामों को कब निपटाने की कोशिश की थी। आप दुखी और परेशान महसूस कर रहे होंगे और उस दिन उन सभी कामों को करने में असफल रहे होंगे जो आपने करने का इरादा किया था। अब इमेजिन कीजिए कि अगर उस वक्त किसी ने आपको कामों में आपकी हेल्प की होती तो आपका दिन कितना ज्यादा प्रोडक्टिव होता। वैसे सच्चाई ये है कि हम लोगों से मदद मांगने को कमजोरी की तरह से देखते हैं। हर छोटी चीज को अकेले करना फिजिकल तौर पर मुश्किल होता है। हम सभी को समय समय पर अपने दोस्तों से थोड़ी मदद की जरूरत होती है। वैसे आदतों को छोड़ना कोई आसान काम नहीं है। उन चीजों से छुटकारा पाना जरूरी है जो चीजें आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म करती हैं। और इसका पता लगाने के लिए आपको कुछ खोज अपने अंदर करने की जरूरत होगी कि ऐसा क्यों है कि आपको कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत महसूस होती है। बहुत से लोगों को दूसरों को काम सौंपना मुश्किल लगता है क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे वे कमजोर या आलसी दिखेंगे, या क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो काम को अपने हिसाब से पूरा करने के लिए दूसरों पर भरोसा कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप खुद के साथ सोच विचार करके इस तरह की सोच को खत्म कर सकते हैं। इस सोच के बिल्कुल ऑपोजिट किसी को काम सौंपने वाला व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं दिखता है। वास्तव में जो लोग दिखाते हैं कि वो सिचुएशन के हिसाब से कामों को प्रायोरिटी दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और दूसरों से काम करवा सकते हैं, वो वास्तव में अपने उन दोस्तों के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत दिखते हैं जो हर काम के लिए काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरों से काम कराने में संकोच कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आपके पास अपनी लिस्ट के हर काम को पूरा करने के लिए टाइम और एनर्जी है या नहीं। ज्यादातर समय आप पाएंगे कि आप हर काम को शुरू से और ज्यादा ध्यान के साथ पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक साथ कई कामों के बीच अपना समय और अपनी एनर्जी बांटनी पड़ेगी। जब बाकी सब फेल हो जाए, जब आपको अपने सभी कामों पर कंट्रोल बनाए रखने की जरूरत महसूस हो, तो बस अपने आप से पूछें, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अगर आपने सहायता मांगी है तो ज्यादातर चांसेस हैं कि आपको फायदा होगा। अगर दूसरों को काम सौंपने में आपको डर लग रहा है और आप इस डर पर काबू पाना चाहते हैं तो इसका एक दूसरा तरीका है अपनी लिस्ट का रिव्यू करना और उसमें प्रायोरिटी तय करना। अपनी लिस्ट के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के कामों को अलग करें। उसमें से 3 से 5 जरूरी कामों को मार्क करें जिन कामों को आपका फुल अटेंशन चाहिए। अपनी लिस्ट का रिव्यू करते समय ऐसे कामों की पहचान करें जिन्हें आसानी से ठीक किया जा सके, या अगर इसे इम्परफेक्शन के साथ भी किया जाए तो भी कोई खास फर्क ना पड़े। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आपको किन कामों को अपनी लिस्ट में रखना है और किन कामों को आपको खुद पूरा करना है। साथ ही साथ किन कामों को आप किसी और को सौंप सकते हैं। अगर आप अभी भी अपनी लिस्ट के ऊपर से कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हैं तो अपने आप से पूछने की कोशिश करें कि आपके समय का 1 घंटा वास्तव में कितना कीमती है। अपनी लिस्ट को चेक करें और बताएं कि हर काम को पूरा करने में
आपको लगभग कितना समय लगेगा। अपने आप से पूछें कि आपके लिए क्या फायदा कीमती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ 2 से 3 घंटे बिताना या उतना ही समय कामकाज और अन्य छोटे मोटे काम पूरा करने में बिताना। जब आप अपने समय की कीमत जानते हैं तो आप आसानी से पर्सनल और प्रोफेशनल प्रायोरिटी के बेसिस पर डिसीजन ले सकते हैं। आपका समय हमेशा उस कीमत से ज्यादा कीमती होगा जो आप अपने छोटे मोटे कामों को पूरा करने के लिए किसी को देते हैं। इस तरीके से आप खुद के टाइम की भी कीमत को समझ पाएंगे जो कि आपके लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर आप कुछ कामों को दूसरों को देने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां से शुरुआत करें, तो अपने लाइफ में उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो स्किल्ड भी हो और जिन पर आप भरोसा भी कर सके। भरोसेमंद लोगों की एक लिस्ट होने से आपके लिए काम को सौंपना बहुत आसान हो जाएगा। जब भी आप किसी ऐसे काम में भाग लेते हैं जिसमें आपको हेल्प की जरूरत होती है तो आपको पता चल जाएगा कि बिना किसी हिचकिचाहट के किसी कॉल करना है जिससे आप अपनी लिस्ट के सभी कामों को आसानी के साथ पूरा कर पाएंगे। रिकरिंग टास्क्स के लिए एक सिस्टम बनाएं। लोगों द्वारा समय बर्बाद करने के सबसे आम तरीकों में से एक है बार बार आने वाले कामों पर अपने एफर्ट को दोहराना, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर आपके पास कोई काम है जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये आपकी टू डू लिस्ट में कुछ समय के बाद वापस से आएगा, चाहे वो डेली, वीकली, मंथली या यहाँ तक कि ईयरली हो, तो इस काम से निपटने के लिए एक सही सिस्टम होने से आपको अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगी। साथ ही काम को आप हर बार सटीक और अच्छी तरह से कर पाएंगे। इस प्रोडक्टिविटी बाधा पर काबू पाने के लिए अपने सभी दोहराए जाने वाले कामों की एक लिस्ट बनाकर शुरुआत करें और ट्रैक करें कि आप हर काम पर कितना समय बर्बाद करते हैं। हर काम के लिए अपने समय को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने के लिए एक सिस्टम डेवलप करने के बारे में सोचें। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपको हर सोमवार को एक प्रमोशनल ईमेल भेजना है और इसे पूरा करने में आपके दिन के 10 से 20 मिनट लगते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में सोचें जहां आप इन सभी ईमेल्स को ड्राफ्ट करने के लिए 1 घंटे का समय तय करें। हर महीने के पहले सोमवार को हर ड्राफ्ट को उस पूरे महीने में ऑटोमेटिकली मेल भेजने के लिए स्केड्यूल करें ताकि आपको इस पर अब और सोचने की जरूरत न पड़े। जब आप इस तरह के बार बार आने वाले कामों के लिए सिस्टम बनाते हैं तो आप उन्हें अपने कैलेंडर पर भी स्केड्यूल करें या फिर ट्रेलो या टूडोइस्ट जैसे ऐप का इस्तेमाल करें ताकि आप ट्रैक कर सकें और अपने सभी कामों को एक ही बार में पूरा करना याद रख सकें। इससे आपके पास काम कम हो जाएंगे और आप पूरे दिन ज्यादा प्रोडक्टिव बन पाएंगे। अपने कामों की जिम्मेदारी लें। जब आप अपने एक्शन और चॉइस की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं तो आप अपनी वर्क हैबिट में असरदार तरीके से पॉजिटिव चेंज लाने की अपनी एबिलिटी को कम कर देते हैं, जिससे आपकी खुद की प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये समझने के लिए कि आप प्रोडक्टिव हैं, ये जरूरी है कि आप अपने काम को कैसे देखते हैं। जब आप अपने काम को बिना किसी चॉइस के अपने ऊपर थोपे गए काम की तरह से देखते हैं तो इससे आप अपनी लिस्ट में कामों को पूरा करने में देरी कर सकते हैं या उन्हें कम कोशिश के साथ पूरा कर सकते हैं। अगर आप अपने काम के लिए जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से करने के लिए पहल नहीं कर सकते हैं तो आपको प्रमोट होने या मीनिंगफुल प्रोजेक्ट दिए जाने की बहुत कम पॉसिबिलिटी है, जिससे आप लंबे समय तक अनफुलफिलिंग या कम पेमेंट वाली सिचुएशन में रहेंगे। इस तरह काम करने के लिए आपको मोटिवेशन उस जिम्मेदारी से जुड़ा होता है जिसे आप अपने काम के लिए महसूस करते हैं, जिससे आपके कामयाब और प्रोडक्टिव होने की एबिलिटी पर असर पड़ता है। अगर आप अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं तो ये इस दिशा में पहला कदम होगा कि किसी सिचुएशन के रिजल्ट को लेकर आपका नजरिया कैसा है और आप इसके इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब आपको पता चलता है कि आपके एक्शन की वजह से नेगेटिव रिजल्ट आया है, जैसे कि बढ़े हुए काम का बोझ या स्ट्रेस का लेवल, तो फिर बाद में इसे ठीक करने के लिए आप कोई बेहतर स्टेप ले सकते हैं। इस बारे में सोचें कि आप अपने काम की जिम्मेदारी से बचना क्यों चुनते हैं और ये भी पता लगाएं कि ये बिहेवियर आपकी लाइफ में कहां से आता है। जब आप अपने बिहेवियर के इस पैटर्न को सुलझा लेते हैं तो आप पूरी जिंदगी सक्सेस के लिए इसे ज्यादा बेहतर तरीके से करने के लायक हो जाते हैं। सबसे आम कारणों में से एक ये है कि लोग अपने कामों की जिम्मेदारी लेने में फेल रहते हैं क्योंकि वो जिम्मेदारी को गलती से जोड़ने लगते हैं। जब कोई काम प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता है तो इस तरह की गलत सोच हमें दोषी महसूस कराती है। इसलिए इसको लेकर अपनी मेंटालिटी को बदलें। फैक्ट ये है कि चाहे आप अपने कामों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करें या नहीं, आप सिचुएशन के रिजल्ट के लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अपने कामों के लिए अपनी जिम्मेदारी को समझने का मतलब है कि अपने फेलियर और गलतियों के लिए जिम्मेदारी एक्सेप्ट करना और बाद में ज्यादा प्रोडक्टिव बनने के लिए उनसे सीखना। हालांकि जब आप पेपर वर्क में कोई गलती करते हैं तो थोड़े समय की परेशानी से बचने के लिए काम पर दोष डालना आसान हो सकता है, लेकिन इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेने से आप पर्सनली और प्रोफेशनली डेवलपमेंट का मजा नहीं ले पाएंगे। और अगर आप किसी गलती की जिम्मेदारी को समझकर उसे सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप इस मुश्किल समय में अपनी डेवलपमेंट की जिम्मेदार खुद बन सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को दिखा सकते हैं
कि आप अपने काम को सीरियसली लेते हैं, जिसके बाद शायद आप अपने ऑफिस में कुछ इज्जत भी पा सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी के किस स्टेज पर हैं। अपने आप पर भरोसा करें। जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जो मुश्किल और गड़बड़ी वाला होता है। बहुत से लोग असफलता के डर से जिम्मेदारी से बचते हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे तुरंत या आसानी से छुटकारा पाया जा सके। अपने आप पर कुछ दया करें, फिर देखें कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी में आने वाली बाधा पर काबू पाने में कहीं ज्यादा कामयाब होंगे। अपने लिए सॉरी महसूस करना बंद करें। जब आपकी लाइफ में चीजें गलत होती हैं, तो इसका दोष किसी और पर डालना और उन सभी चीजों के बारे में शिकायत करना आसान होता है जो आपके लिए बेहतर हो सकती थी। हालांकि आपकी शिकायतें आपके सिचुएशन को लेकर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी विक्टिमहुड मेंटालिटी है तो यह आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जब आप अपना सारा समय और एनर्जी इस बात पर रोने में लगाते हैं कि आपकी लाइफ कितनी खराब है, तो आप खुद को ऐसा महसूस करने देते हैं जैसे कि आप में खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकालने की एबिलिटी नहीं है, जिससे आपका मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों कम हो जाती है। शिकायत करना उस पल में अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसा नेचर सिर्फ दूसरों की सहानुभूति दिलाता है, क्योंकि वो आपके साथ आपकी लाइफ के नेगेटिव पार्ट पर फोकस करते हैं, जो सिर्फ आपके स्पिरिट्स को और नीचे लाने का काम करते हैं। आप जितनी देर तक बैठे रहेंगे और अपनी सिचुएशन के बारे में शिकायत करते रहेंगे, अपने कामों की पटरी पर वापस लाना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा। इस तरह की खराब मेंटालिटी पर कंट्रोल पाने के लिए आपको सबसे पहले उन चीजों के ऊपर अपने एक्शन पर थोड़ा नजर डालने की जरूरत है जिन्हें आप अपना दुर्भाग्य समझ रहे हैं। इससे आप समझ सकेंगे कि आप उस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे कैसे बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास एक ऐसा कोलीग है जो लगातार अपने कामों को आपकी लिस्ट में डाल रहा है क्योंकि वो मुश्किल समय से गुजर रहा है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि क्या इतनी काइंडनेस ठीक है कि आपका आसानी से फायदा उठाया जा सके। जब आप अपनी तकलीफ के कारण को पहचान लेते हैं तो आप इसे बदलने में कामयाब हो जाते हैं और इस वजह से आपकी शिकायतें भी कम हो जाती हैं। जितना जरूरी अपने दुख में अपने रोल को पहचानना है, उतना ही जरूरी कि इन सिचुएशन में आपके द्वारा किए जाने वाले कामों को पहचानना और उसमें चेंज करना है। आप जिस भी कंडीशन में होते हैं वो अपने एक्शन की वजह से ही होते हैं। इस वजह से आप जब ज्यादा दया दिखाने लगते हैं तो आप एक जाल में फंसने लगते हैं जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। इस बात के बारे में भी सोचें कि आप कब, कैसे और किससे सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं और आप किस बारे में शिकायत करते हैं। इस पैटर्न को पहचानने से आप अपने काम को लेकर ज्यादा फोकस हो सकते हैं और अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह और सही काम पर लगा सकते हैं। एक बार जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि अपने दुख का कारण आप खुद हैं और इसे बदलने के लिए कमिटेड हो जाते हैं, तब आपको अपने कंट्रोल के अंदर अपनी लाइफ से उन चीजों के बारे में समझने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। जब आप सिचुएशन पर कंट्रोल कर लेते हैं और बदलाव करने का डिसीजन लेते हैं, तो आपकी विक्टिम मेंटालिटी एक सर्वाइवर की मेंटालिटी में बदल जाती है, जिससे आपको एजेंसी और एबिलिटी का ज्यादा एहसास होता है। जब भी आपके अंदर पहले जैसी सेल्फ पिटी की ये भावना वापस आए, तो अपने आप को उन सभी चीजों की याद दिलाएं जिन पर आपका कंट्रोल है और देखें कि आप अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह आप खुद को ज्यादा एक्टिव और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते हैं, तो उन चीजों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें जिन्हें आप बदल नहीं सकते हैं और अपनी लाइफ की हर अच्छी चीज के लिए शुक्रगुजार रहें। हर दिन अपनी लाइफ के कम से कम 10 पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें। अपने अंदर की सेल्फ पिटी की फीलिंग को खत्म करके उसे पॉजिटिविटी और एजेंसी की एक बड़ी भावना से बदल दें। ये ऐसी सिचुएशन में फंसे किसी इंसान के लिए हेल्पफुल हो सकता है। ये समझना भी जरूरी है कि जिंदगी में बिल्कुल भी फेयर मत बने। नेगेटिव इवेंट से खुद को दूर रखें और आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीजें हैं उस पर फोकस करें। इससे आप पूरे दिन मोटिवेटेड महसूस करेंगे। अपनी मीटिंग्स को प्री गेम करें। अपनी प्रोडक्टिविटी में सुधार करने का एक तरीका सभी मीटिंग पर थोड़ा रिसर्च करना है। किसी भी मीटिंग में जाने से पहले इस बात पर फोकस करने के लिए कुछ समय निकालें कि आप मीटिंग में क्यों जा रहे हैं और आप इस मीटिंग से क्या चाहते हैं। जब कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो आपकी मीटिंग के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उस पर ध्यान मत दें। अपनी बातचीत को वापस घुमा फिराकर अपने काम के मुद्दे पर लाएं ताकि आप कम समय में मीटिंग को खत्म करके सही रिजल्ट पा सकें। अपने दिमाग से बाहर निकलें और अपने विचार दूसरों के साथ शेयर करें। जब आप अपने कलीग के साथ सोच विचार करते हैं और मदद कर पाते हैं, तो आप अपने कलीग के नजरिए को समझकर अपनी सोच में भी चेंज ला सकते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ती है, जिससे बाद में आपके पास समय और एनर्जी दोनों बचती है। प्रोडक्टिविटी भी किसी दूसरे स्किल की तरह ही है, जिसे समय के साथ और सुधार की जरूरत पड़ती है। चाहे आप अपने समय का ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या काम करने के बेहतर तरीके को तलाश कर रहे हो, आपको ऑनलाइन बहुत सारे एक्सरसाइज मिल जाएंगे जिससे आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं। लेकिन याद रखें, दिन के अंत में प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाएगा।
कुछ टिप्स और ऐसी आदतें चुनें जिसे आप अपना सकें और उनके बेसिस पर एक्शन लें। हाउ टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज रहना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और आपकी टू डू लिस्ट के कामों को पूरा करने का एक रास्ता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होने के बावजूद भी कई लोगों का मानना है कि इस तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि उनका मानना है कि सीखी गई आदत के बिल्कुल उल्टा ऑर्गेनाइज रहना आपका एक इनहेरेंट गुण है। जिनके पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन स्किल होती है, ऐसे लोग पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उन्होंने काम को ठीक तरीके से करने के लिए कई हेल्दी आदत को अडॉप्ट किया है, जिसमें उनको सालों का समय लगा है। यहाँ तक कि सबसे अनऑर्गेनाइज्ड इंसान भी अपने रूटीन में छोटे और आसान चेंजेस करके ऑर्गेनाइज रहना सीख सकता है। क्या आपको इस बात पर अभी भी शक है? चलिए, मैं आपको आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज लाने और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनने के लिए टिप्स देती हूँ। इन पर विचार करें और इसका इस्तेमाल करने के बारे में सोचें। चीजों को लिखना शुरू करें। क्या आपको डेट्स और डेडलाइन को अपने दिमाग में याद रखने में दिक्कत हो रही है? तो उन्हें लिखने की कोशिश करें। स्टडी से पता चलता है कि जब कोई आदमी कोई जरूरी डेट या इंफॉर्मेशन लिखता है तो उसे बाद में वो डेट या इंफॉर्मेशन याद रखने में ज्यादा आसानी होती है। ये एक ऐसी आसान ट्रिक जो न सिर्फ आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन को रखती है, बल्कि ये आपको एक फिजिकल रिमाइंडर भी देती है। आपको जो भी करने की जरूरत हो उसे किसी जगह पर लिख दें। इससे आपके उस चीज को याद रखने की पॉसिबिलिटी 2 गुना बढ़ जाएगी, भले ही वो काम बर्थडे कार्ड भेजने जितना छोटा क्यों ना हो। जब भी आपको लगे कि आप भूल जाएंगे तो इसे लिख कर रख लें। चीजों को लिखना आसान बनाने के लिए अपने पास हमेशा एक नोटबुक रखने की कोशिश करें और बाद में अपनी याददाश्त को तेज करने के लिए अपने किराने की लिस्ट, इम्पोर्टेंट डेट्स, टू डू लिस्ट और दूसरी जरूरी चीजें यहाँ लिखें। हर चीज को एक जगह दें। ऑर्गेनाइज रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी लाइफ की हर चीज को एक जगह दें। जब आपके पास हर चीज के लिए एक खास जगह होती है तो आप अपने फिजिकल स्पेस में काफी जगह बना पाते हैं, जिससे आपको कम डिस्ट्रैक्शन होता है और आपका दिमाग भी शांत रहता है। अपने फिजिकल स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए शुरुआत उन चीजों से करें जिनका इस्तेमाल आप रोज करते हैं और उन्हें ऐसी जगहों पर रखें जहां आप आसानी से पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको अक्सर फाइल्स को एक साथ स्टेपल करना पड़ता है तो आप इस बात का ध्यान दें कि स्टेपलर रखने की जगह आपके काम करने की जगह के आसपास ही हो, ताकि आप जरूरत पड़ने पर आसानी से इसे उठा सके और आपका समय भी न बर्बाद हो। अगर ये तरीका आपके काम का है तो हर चीज की जगह पर एक लेबल लगाने के बारे में सोचें, जिससे आप उसकी जगह फिक्स कर पाएं। इस बात का खास ध्यान रखें कि हर चीज जानबूझकर रखी गई हो और उस पर लेबल भी लगा हो। अगर आपके पास बहुत सारे ड्रॉर्स हैं तो ये आपके लिए थोड़ी मुश्किल बढ़ा सकता है। इसके लिए आपको हर चीज को एक साथ ड्रॉर में रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा बेस्ट सेलिंग बुक द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप की राइटर मैरी कोंडो के काम को देखें और सीखें। उन्होंने अपनी बुक में कुछ बेहतर टिप्स दिए हैं और अब नेटफ्लिक्स पर उनकी सीरीज है जिसमें चीजों को खूबसूरती के साथ बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करने के तरीके बताए गए हैं। डीक्लटर रेगुलरली। अगर आपकी लाइफ अस्त व्यस्त है तो जाहिर सी बात है कि आपका एनवायरनमेंट अपने आप ही अनऑर्गेनाइज्ड रहेगा। आपको हमेशा इस बात को ख्याल करना होगा कि आपकी जगह वापस से खराब ना हो जाए। अच्छी बात यह है कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर होते हैं तो आपके लिए चीजों को ऑर्गेनाइज करना ज्यादा आसान होता है। यही प्रिंसिपल स्केड्यूल पर भी लागू होता है। जब आपका स्केड्यूल बहुत अनऑर्गेनाइज्ड रहता है तो इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें। इससे आपको अपनी एनर्जी और टाइम को अपने लिस्ट की जरूरी कामों में लगाने में मदद मिलेगी। सिर्फ वही रखें जो आपको चाहिए। अपने सबसे ऑर्गेनाइज्ड कोवर्कर को खोजें और उनके ऑफिस को देखें। आप उस जगह के बारे में क्या नोटिस करते हैं? बहुत ऑर्गेनाइज्ड लोगों के काम करने की जगह के आसपास शायद ही कभी बहुत सारा सामान पड़ा रहता है। उन्हें जो चाहिए वो उसे रख लेते हैं और बाकी फेंक देते हैं। अपने स्थान में कम चीजें रखने से वो इन चीजों का ज्यादा मजा ले पाते हैं और उनका ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपसे पूछती हूँ कि क्या आपके पास बहुत ज्यादा सामान है? अगर हाँ, तो कागज का एक टुकड़ा लें और हर कमरे में दिन भर में आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी चीजों को लिख लें। एक बार जब आपकी लिस्ट पूरी हो जाए तो कमरे में बाकी सभी चीजों को देखें जो आपकी जरूरत की है। आपको अपने स्पेस में बहुत सी चीजें मिलेंगी जिन्हें हटाकर आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं और अव्यवस्था को दूर कर सकते हैं। अव्यवस्था दूर करने का दूसरा तरीका है अपने रहने और काम करने की जगह के आसपास घूमना और इन चीजों की पहचान करना जिनका आपने पिछले कुछ महीनों या साल में भी इस्तेमाल नहीं किया है। क्या आपको सचमुच इन चीजों की जरूरत है? ये एक दिन काम आ सकता है वाली मेंटालिटी को छोड़ दें। अगर आपके पास खाली मार्गरीन जार्स का कलेक्शन है क्योंकि आपको अपने बालों को कलर करना है, उनमें हेयर डाई डालकर उन्हें मिक्स करना मिलाना है, तो ये जार आपके काम आते हैं। फिर भी आपको 20 जार की जरूरत नहीं है, बस 1 जार की जरूरत है, तो बाकी के जार को फेंके। जाने की चीजों को कहाँ त्यागना है।
जब आप अपने सामान से छुटकारा पाने के बारे में सोच लेते हैं, तो चलिए जानते हैं कि आप इससे छुटकारा पाने के लिए कहाँ जाना है। अपने घर के हर कमरे में जाएं और हर जगह पर 3 ढेर बनाएं। एक उन चीजों का ढेर जिन्हें आपको रखना है, दूसरा जिन्हें आपको फेंकना है, और तीसरा जिन चीजों को आप दान करना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। एक बार जब आप अपना सारा सामान ऑर्गेनाइज कर लें, तो इस बात का ख्याल रखें कि हर चीज को उसके सही जगह पर रखें। जिन चीजों को आप वापस से शेल्फ में रखना चाह रहे हैं, उनके लिए एक बार फिर से सोचें कि क्या उन्हें फिर से शेल्फ में रखा जाना चाहिए या फिर उन्हें उन चीजों के ढेर में रख देना चाहिए जिन्हें आप फेंकने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का खास ख्याल रखें कि जिन चीजों को आपने फेंकने के लिए इकट्ठा किया है, उन्हें रिसाइकल सेंटर या कूड़ेदान में ही डालें। जिन चीजों को आपने दान के लिए रखा है, उन्हें आप लोकल थ्रिफ्ट स्टोर में भी रख सकते हैं, जो कि eBay या क्रेगलिस्ट पर लिस्टेड है। या अगर आप इसे बेचना चाहते हैं, तो आप इसे फ्ली मार्केट में दे सकते हैं। जब आप इस तरह से हर चीज से होकर गुजरेंगे, तो आप उन चीजों को हटाने की अपनी अंदर की एबिलिटी डेवलप करेंगे, जिसकी आपकी लाइफ में जगह नहीं है। दूसरों को भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपे। बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल वाले लोग जानते हैं कि वो अपनी टू डू लिस्ट को अकेले नहीं निपटा सकते हैं। अक्सर वो अपने दोस्तों, परिवार और कोवर्कर की मदद लेते हैं, जिससे कि उनकी लिस्ट के सारे काम समय पर पूरा हो जाएं। डेलीगेशन एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल वो अक्सर करते हैं, क्योंकि ये चीज उन्हें स्ट्रेस से दूर करने और धीरे धीरे ज्यादा ऑर्गेनाइज होने में मदद करती है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने काम को बांटकर उसे आसानी से और ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं? अपनी लिस्ट पर गौर करें और सिर्फ एक काम ढूंढें जिसे आप किसी दूसरे व्यक्ति से करने के लिए कह सकते हैं और उसे करने को कहें। इस काम में मदद मिल जाने से आपको बेहतर महसूस होगा और सब कुछ अकेले पूरा करने की कोशिश में आप जो स्ट्रेस महसूस कर रहे होंगे, वो भी कम हो जाएगा। इस तरह से आपने इस ऑडियो बुक से अपनी टू डू लिस्ट बनाने के सही मेथड, इस पर इम्प्लीमेंट करने के तरीके, टाइम मैनेजमेंट और सबसे अंत में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जैसी चीजों पर बात की। आशा है कि इस ऑडियो बुक के जरिए आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस सभी चीजों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करें